Hello. So the question is explain the reasons why recovery of interactive transactions is more difficult to deal with than recovery of batch transactions. Is there a simple way to deal with this difficulty? मतलब क्वेश्चन है कि जो इंटरेक्टिव ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें किसी यूज़र से कुछ इंटरेक्शन होता है सो उसकी रिकवरी इतनी मुश्किल क्यों होती है. सो इसका सिंपल सी चीज़ है, some actions or some interactions may be irrevocable. अब इसका बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. क्लासिकल एग्जांपल है इस क्वेश्चन का, डेट इज एटीएम मशीन्स कि एटीएम मशीन किस तरह से काम करती है. सो लेट अस सपोज एक सिंपल सी हम एटीएम मशीन का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि ये एटीएम मशीन है. ठीक है. सो कोई यूज़र अगर एटीएम मशीन के पास पैसे लेने आएगा तो क्या करता है, यूज़र अपना पिन डालता है, अमाउंट एंटर करता है और एटीएम मशीन उसको उसकी डिटेल्स को चेक करने के बाद उसको पैसे दे देती है. ठीक है. बट सपोज करो इसने मांगे थे 10,000 रुपीज़, तो क्या उसको पैसा ऐसे मिलता है? पहले उसको 2,000 का नोट मिला, फिर एक बार और 2,000 का नोट मिला, फिर 2,000 का, फिर मतलब क्या ऐसे मिलता है कि एक एक करके आपको 2,000 का नोट मिलता है? ऐसे तो नहीं मिलता. कैसे मिलता है? एटीएम मशीन इंटरनली पैसों को काउंट करती है. सो इंटरनल काउंटिंग होती है पहले पूरी. इंटरनल काउंटिंग इज डन. मतलब यहाँ पे वो काउंट कर लेगी कि 2,000 के 5 नोट्स हैं. सो कितनी अमाउंट हो गई? 10,000. सो इसको पूरे के पूरे पैसे इकट्ठे मिलते हैं, यानी 5 नोट्स ऑफ 2,000. ऐसा नहीं कि पहले एक 2,000 का मिला फिर 2,000 का, ऐसे तो नहीं होता. अगर ऐसे मिले तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज इसको 2 नोट मिले, उसके बाद आपकी एटीएम मशीन ने काम करना बंद कर दिया, कोई नेटवर्क फेलियर हो गया, पावर फेलियर हो गया, तो उसको ये 3 नोट तो मिले नहीं. तो इसको कितने पैसे मिले? इसको मिले 4,000 रुपये. बट एटीएम मशीन के अंदर तो उसने एंटर किया 10,000, तो इसका जो अकाउंट है वो डिडक्ट होगा कितने से? 10,000. इसको मिला कितना? 4,000. तो ऐसे केसेस में रिकवरी मुश्किल हो जाती है. ठीक है. सो दैट इज हाउ दिस इज डन. तो बैच ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? बैच क्या है? एक एक करके नहीं दिया उसने, बैच के अंदर दिया. अगर यहाँ पे इसको देने से पहले, आउटपुट करने से पहले पैसे कुछ प्रॉब्लम होती तो क्या होता? पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाती. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो पूछ रहा है. सो सॉल्व करने का तरीका है मेंटेनिंग ऑफ लॉग फाइल्स. ठीक है. मतलब एक 2,000 का नोट गया, लॉग फाइल के अंदर अपडेट हो गया 2,000 रुपीज़ गए. सेकंड गया, लॉग फाइल में अपडेट हो गया 2,000 गए. तो इस वक्त ट्रांजैक्शन फेल हुई, तो इस वक्त तक लॉग फाइल के अंदर कितना था? 4,000. तो जो बैंक है वो चेक करेगा, एज पर द लॉग फाइल ओनली 4,000 हैज़ बिन गिवन टू द कस्टमर. तो उस केस में क्या होगा? 6,000 या फिर जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट होगी इज क्रेडिटेड बैक टू द कस्टमर. बट इन केसेस में क्या है कि फिर आपको फिजिकल लॉग मैनुअल चेक करना पड़ता है कि क्या जो यूज़र है वो सही कह रहा है, क्या लॉग फाइल में वाकई में इतनी एंट्री थी. सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ डन. सो इसे एक सिंपल सा रीज़न है कि जितने भी इंटरेक्टिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें एक एक करके अगर आप यूज़र से इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है कंपेयर टू बैच ट्रांजेक्शन्स. सो इसका करने का सॉल्यूशन यही है कि आप ट्रांजेक्शन को एटॉमिकली करो, जो कि बैच ट्रांजेक्शन में होता है. अदरवाइज अगर आपको इंटरेक्टिव वे में करना है तो यू हैव टू मेंटेन लॉग फाइल्स एट द फिजिकल लोकेशन और एट द एटीएम मशीन्स. तो जो क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग डेटा एंड हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन. तो नॉर्मलाइजेशन पे मैंने पहले वीडियोस काफ़ी सारे बनाए हैं, तो आप वहाँ पे भी आगे डिटेल में देख सकते हो. ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन होता है क्या. इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सिंपल वे में बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग complex relations or complex tables into simpler.
ठीक है, करते क्यों नॉर्मलाइजेशन? कुछ एनोमलीज होती है उनको ओवरकम करने के लिए। सो 3 एनोमलीज हैं बेसिकली, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। सो इन तीनों एनोमलीज को ओवरकम करने के लिए हम डाटा नॉर्मलाइजेशन का काम करते हैं। सो क्वेश्चन जो मेन है यहाँ पे, क्वेश्चन मेन यहाँ पे ये है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से कैसे एसोसिएटेड होती है। तो सबसे पहली बात तो फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या? फंक्शनल डिपेंडेंसी, सो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है? सो रिलेशनशिप अमंग द एट्रीब्यूट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो मुझे बता सकती है एम्प्लॉय का नाम। तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी कि एम्प्लॉय आईडी डिराइव्स एम्प्लॉय नेम। इसी तरह और भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो सकती है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ नॉर्मलाइजेशन में कहाँ से शुरू हुआ, क्यों है, वो मैं आपको बताता हूँ। दैट फ्रॉम सेकेंड नॉर्मल ऑनवर्ड्स, फ्रॉम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, 3 नॉर्मल फॉर्म, BCNF। मैं BCNF तक यहाँ पे इसलिए रहा हूँ कि सिलेबस में हम BCNF तक ही कवर करते हैं कि फॉर सेकेंड, 3 एंड BCNF नॉर्मलाइजेशन is done with the help of functional dependencies. ठीक है, जैसे कि 2NF के केस में क्या होता है, कंडीशन है कि आपकी कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? जो की का पार्ट होते हैं। सो नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी डिराइव्ड बाय पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए 2NF के अंदर। 3NF में क्या है? देयर आर 3 कंडीशंस, उसमें से अगर कोई सी भी एक ट्रू होगी तो हम कहेंगे 3NF है। पहली क्या है? अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है x डिराइव्स y, तो ये एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब ट्रिवियल का मतलब क्या है? y इज ए सबसेट ऑफ x। अगर ये है तो हम कह सकते हैं 3NF में। सेकंड क्या है? अगर x डिराइव्स y है देन x इज अ सुपर की, कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो की होने चाहिए। एंड द थर्ड इज if x derives y then y minus x is a prime attribute। और y minus x का मतलब सिंपल होता है राइट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट। सो अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक को ट्रू कर देता है, एनी वन, तो हम कहेंगे 3NF है। और जो BCNF है उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ ये वाली कंडीशन होती है और ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन नहीं होती। सो BCNF इज अ स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ 3NF। तो आप देख सकते हो कि 2NF में भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ती है फाइंड आउट करने के लिए कि 2NF है या नहीं, 3NF में भी और BCNF में भी। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सो अगर क्वेश्चन आता है तो आप 2NF, 3NF और BCNF को इस तरह से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल दे सकते हो। क्वेश्चन है एक्सप्लेन चेक पॉइंट्स, हाउ डज इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिकवरी। कि चेक पॉइंट को यूज़ करने से रिकवरी का टाइम कैसे कम होता है ये हमें बताना है। सो चेक पॉइंट्स है क्या? इट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर ऑल द प्रीवियस लॉग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम एंड स्टोर्ड परमानेंटली इन द स्टोरेज डिस्क। मतलब चेक पॉइंट, अगर यहाँ पे चेक पॉइंट है तो इससे पहले के जितने भी लॉग फाइल्स होंगे उन सबको हटा दिया जाएगा और जो आपका डेटा होगा उसको परमानेंटली स्टोरेज डिस्क के अंदर राइट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चेक पॉइंट का यूज़ करके रिकवरी को फास्ट कैसे किया जाता है। सो इसका पहले हम समझेंगे विदाउट चेक पॉइंट क्या प्रॉब्लम आती है। सो सपोज करो आपकी ट्रांजेक्शन्स रन कर रही हैं, लेट से ट्रांजेक्शन T1 रन करी,
T2 रन करी, T3, T4 और यहाँ पे कहीं जाके आपका जो सिस्टम है वो फेलियर हो गया। तो अब हमें रोल बैक करना है, रिकवर करना है डेटा को, बट हमें ये नहीं पता कि हमारा कहाँ तक का डेटा राइट हो चुका था। और हो सकता है कि जो ये डेटा था, ये डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर था। सो T1 जो ट्रांजेक्शन के अपडेट्स है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर थे, बट विदाउट चेक पॉइंट हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, वी विल रोल बैक अप टू दिस। सो इसमें क्या हो रहा है, एक तो आपको पूरा लॉग को रीड करने में अननेसेसरी टाइम लग रहा है, ठीक है, और वी आर रीडूइंग अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। तो प्रॉब्लम क्या कहती है, एक तो एक्स्ट्रा टाइम इन प्रोसेसिंग एंटायर लॉग फाइल, कि पूरी लॉग फाइल को प्रोसेस करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एंड रीडूइंग ऑफ अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन T1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई थी, डेटाबेस के अंदर अपडेट भी हो गया था, बट रोल बैक करने के कारण क्या हुआ, इस T1 को हमें रीडू करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा, जो कि अननेसेसरी है। तो ये प्रॉब्लम थी। अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक पॉइंट कैसे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है। तो सपोज ट्रांजेक्शन T1 रन करी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस पॉइंट पे हमारा चेक पॉइंट है, लेट अस से चेक पॉइंट C1। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले तक के सारे ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुली हमने राइट कर दिया डेटाबेस के अंदर। अब इसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन हुई, लेट अस से T2, T3, ठीक है, और T4 के कंप्लीट होने से पहले यहां पे सिस्टम फेलियर हो गया, ठीक है। सो एक तो देखो अब इसमें क्या है कि जो रिकवरी सिस्टम है उसको क्या करना है, एंड ऑफ द लॉग फाइल, लॉग फाइल का एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो एंड ऑफ द लॉग फाइल से बैकवर्ड जाना है कहाँ तक, सबसे लेटेस्ट चेक पॉइंट तक। तो ये बैक करते करते कहाँ तक जाएगा, सबसे लेटेस्ट चेक पॉइंट कौन सा है, C1। तो C1 पे जाके यहाँ तक की सारी ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक कर देगा और दोबारा से करने के लिए कहेगा। तो इसमें क्या, T2 कंप्लीट हो गई थी, T3 कंप्लीट हो गई थी, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी, रीडू होंगी, और ये वाली ट्रांजेक्शन बीच में ही खत्म हो गई थी, तो ये अनडू होगी। सो ये क्या करता है, रीडू कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन्स को दोबारा से करता है, और अनडू किसको करता है, अनकंप्लीटेड ट्रांजेक्शन्स को। तो इसमें आप देख सकते हो चेक पॉइंट की मदद से एक तो टाइम कम लगा, हम सिर्फ उतना ही प्रोसेस कर रहे हैं जहां तक हमारा चेक पॉइंट है, और ये वाली ट्रांजेक्शन को रीडू करने की जरूरत नहीं है, ये बच गई। सो नीड नॉट बी रीडू। सो इस तरह से रिकवरी के अंदर चेक पॉइंट्स टाइम कम लेते हैं और टाइम को सेव करने में हेल्प करते हैं। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.